गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसी ट्यूटोरियल में। और हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी फॉर जीपैट 2024, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपके जीपैट के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आप दे रहे हैं, फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी ये सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था डायनेमिक्स में कि ड्रग एक्शन कैसे करता है, कितने प्रकार के जो ड्रग है एक्शन दो तरीके से काम करता है, एंजाइम इनहिबिशन के द्वारा और दूसरा रिसेप्टर से बाइंड होके। तो एंजाइम इनहिबिशन की हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। रिसेप्टर्स में बेसिकली एफिकेसी क्या है, एफिनिटी क्या है, इसकी बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है रिसेप्टर। कि रिसेप्टर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में दोस्तों जो पूरी जो शरीर है उसमें लगभग करोड़ों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। और जो दवाइयां हम खाते हैं, जो भी हम टैबलेट, कैप्सूल्स या हम जो इंजेक्शन वगैरह हम जो लेते हैं, ठीक है, वो सभी दवाइयां ब्लड में जाकर के कहीं ना कहीं वो जो दवाइयां हैं, जो ड्रग है, वो रिसेप्टर से जाकर जब बाइंड करती है तो हमारे बॉडी में एक्शन आते हैं। ये क्लियर हो गया, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। ये रिसेप्टर जो है ये क्या चीज है, किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे काम करता है, कितने तरह के होते हैं, इन सब से होने वाले जो इंपॉर्टेंट जीपैट के क्वेश्चंस हैं, इस पे आज की क्लास में हम बहुत ही गंभीर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आज की क्लास से। तो रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेप्टर्स जो है बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं, इसको पहले हमको समझना होगा कि रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते कहां। हमारे बॉडी में होती है दोस्तों कोशिकाएं। ये आपने कोशिकाओं के बारे में सुना है। ये कोशिका है, ये दोस्तों इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये अंदर का पार्ट जिसमें क्या भरा हुआ है, साइटोसोल। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं, बाहर वाले पोर्शन को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और अंदर वाले पोर्शन को बोल सकते हैं हम इंट्रासेलुलर। हमारे शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, दैट्स इट, क्लियर। यानी जो कोशिका, जो हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारी कोशिकाओं पे ही पाए जाते हैं। अब कोशिकाओं पे भी पाए जाने के आधार पर थोड़ा सा डिवीजन देख लीजिए। कुछ रिसेप्टर जो हमारे सेल के सरफेस पर उपस्थित है, और कुछ रिसेप्टर हमारे सेल के अंदर साइटोसोल में जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन में उपस्थित है। तो यानी जो रिसेप्टर दोस्तों हमारे सेल के आउटर सेल में सरफेस पर रिसेप्टर उपस्थित है, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, दैट्स इट। और जो रिसेप्टर सेल साइटोसोल के अंदर है, उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट्स इट। दो प्रकार हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, और इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी एक खास है, इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। ये एक अलग टाइप है, लेकिन ये सब किसके अंदर आएंगे, ये इंट्रासेलुलर के अंदर ही आएंगे। यानी मोटा मोटा दो डिवीजन है रिसेप्टर्स का, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। आप जितने रिसेप्टर्स पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, जो भी रिसेप्टर्स हैं दोस्तों, पहला रिसेप्टर है जीपीसीआर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दूसरा कौन सा है आपका आयनिक रिसेप्टर है। तीसरा आपका लिगेंड गेटेड रिसेप्टर है। चौथा आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर है, ठीक है। और कुछ आपके पांचवा इंट्रासेलुलर जीन रिप्रेशन या जीन रेगुलेशन रिसेप्टर है। ये इतने रिसेप्टर होते हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है, जो पहला वाला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ये एकमात्र एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। यानी जीपैट में क्वेश्चन बनता है, जीपीआर-सी रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन विच ऑर्गन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ये हमेशा सेल के सरफेस पे होते हैं। बाकी सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन खास बात है कि जीपीसीआर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। और हमारे बॉडी के लगभग मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स हैं, जो ड्रग बाइंड करती है, वो जीपीसीआर रिसेप्टर का नेचर का होता है। क्यों उसे बोलते हैं जीपीसीआर, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं, कैसे इसकी मैकेनिज्म है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो जीपैट में भी आते हैं वो जीपीसीआर के द्वारा ही आते हैं। तो क्या है जीपीसीआर, कैसे है रिसेप्टर, आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये नोट्स ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे अपलोड है। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया उन्हें पता है कि एप्लीकेशन पे सारे नोट्स आपके पहले से अपलोड हो जाते हैं। आप उसको पढ़ के क्लासेस लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ाता हूं।
सबसे पहले मैंने कहा ना 2 घंटे आप मुझे दीजिए, आपको जीपैड में दे दूंगा। क्या करना है, मैं आपको जो नोट्स अपलोड करूंगा वो नोट्स पढ़ना है, फिर मैं जो लेक्चर अपलोड करता हूँ आधे घंटे 1 घंटे का उस लेक्चर को रीड करना है, और फिर उसके बाद जब आपका वीकली जब आपका पर डे के हिसाब से जो लाइव सेशन चलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन, एमसीक्यू सेशन, उसमें उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, और फिर आपके हर 15 दिन में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी एग्जाम की। तो इन सब चीजों को करते हुए अगर आप 2 घंटे रोज दे रहे हैं तो जीपैट में सिलेक्शन आपका पक्का है। बहुत आसान है जीपैट निकालना, मैं फिर से कह रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूं रिसेप्टर 4 प्रकार के भैया, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक, एंजाइमेटिक और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये हो गया, आइनोट्रोपिक को ही हम लोग लिगेंड गेटेड भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जीपीसीआर रिसेप्टर की। जीपीसीआर रिसेप्टर कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले कुछ इसके पॉइंट्स को समझने पहले इसके स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आराम हो जाएगा इसको समझने के लिए। देखिए जीपीसीआर रिसेप्टर थोड़ा समझिए। जीपीसीआर रिसेप्टर में जानने वाली कुछ बातें क्या है, पहली बात कि ये सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि ये जो आपका सेल है, इस सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं आपके जीपीसीआर रिसेप्टर। ये चीजें पॉइंट बाकी समझते रहिएगा कि देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है उस पे पाए जाते हैं जीपीसीआर रिसेप्टर। इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको याद करने वाली चीजें क्या हैं कि ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर है, इसमें आप देखेंगे तो ये मैं आपको बना रहा हूं स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा मोटा पेन का मैं यूज कर रहा हूं। देखिए ये 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे हैं कि 7 हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी 7 हेलिक्स हैं, 7 लाइनें हैं, इसलिए इसको हम लोग सेप्टा हेलिकल्स या सेप्टिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा। एक चीज और याद करने वाली बात है, जब ये 7 लूप बन रहा है तो इसके एक एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरे एंड में अमीन ग्रुप होता है। ये याद करने वाली बात है जीपैट के हिसाब से। तीसरी पॉइंट याद करने वाली बात है, तो आप देखिए ये सेल आपका, अगर आप दोस्तों यहां पे समझिए, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो आप देख रहे हैं इस सेल मेम्ब्रेन के साथ 1 2 और 3 लूप एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर की तरफ है, और इसके 3 लूप, ये 3 लूप सेल के अंदर की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीपैट में तो सबको पता है कि जो जीपीसीआर रिसेप्टर वो हेप्टिकल है, 7 लूप से 7 लाइन है, सबको पता है। क्वेश्चन घुमा कहां पूछता है जीपैट में कि इसमें से कितने एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है और कितने इंट्रासेलुलर। 7 लाइन मिलके कुल 6 लूप बनते हैं, 1 2 3 लूप बाहर की तरफ, 1 2 3 लूप अंदर की तरफ। तो जो 3 लूप अंदर की तरफ है इसे इंट्रासेलुलर लूप कहते हैं, और बाहर की तरफ जो है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर लूप कहते हैं। जीपैट के क्वेश्चन बताता हूं कहां से घुमा के पूछेगा। आपसे पूछेगा कि जीपीसीआर रिसेप्टर में कितने हेलिकल्स होते हैं, हेप्टा हेलिकल 7 होते हैं, ये सब बच्चे को पता है। घुमाने वाली बात क्या है, कितने लूप्स होते हैं। अब आप कहेंगे यार जो हेलिकल है वही लूप्स है, 7 टिक मार दो, आंसर आप मारेंगे 7, नंबर हो जाएगा माइनस। जी हाँ, 7 हेलिकल लेकिन 6 लूप। अब 6 लूप में क्वेश्चन अगर और डीप में पूछेगा तो पूछेगा कितने एक्स्ट्रा सेलुलर कितने इंट्रासेलुलर। आपसे पूछे कितने इंट्रासेलुलर लूप होते हैं, ऑप्शन देगा 3 6 7 4। आप या तो 6 लगाएंगे तो 7 लगाएंगे, आप भूल जाएंगे। डीप में नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। 3 अंदर की तरफ लूप है वो इंट्रासेलुलर लूप है, और 3 बाहर की तरफ। अब ये जो होते हैं, एक चीज और समझना है कि जो इसका लास्ट वाला एंड टर्मिनल है मेरे बच्चों, इसका जो लास्ट वाला एंड टर्मिनल है, मैंने कहा ना एक टर्मिनल से क्या जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे सी टर्मिनल कहते हैं, नीचे वाला एंड टर्मिनल। यहां पे 3 प्रकार की सब यूनिट्स जुड़ी होती है, यानी इस तरह से देखा जाए तो हेप्टा हेलिकल जीपीसीआर के जो लास्ट वाला एंड है जो सेल के अंदर है, उसमें 3 सब यूनिट जुड़ी होती है, जिसमें एक अल्फा सब यूनिट, दूसरा बीटा सब यूनिट और तीसरा गामा सब यूनिट। यानी आप ये समझिए कि इसमें 3 आपके सब यूनिट जुड़े हुए हैं, अल्फा बीटा गामा। ये चीज समझिएगा। और जो अल्फा बीटा गामा में जो अल्फा है, इसी के साथ सारा खेला है। इसी में बेसिकली इसमें नॉर्मल अवस्था में जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई ड्रग बाइंड नहीं कर रहा है, तो इस अल्फा से जीडीपी मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। जीडीपी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, जीडीपी जुड़ा होता है। ये नॉर्मल अवस्था है। यानी इतनी चीज तो पहले समझ लीजिए कि जीपीसीआर है। हेप्टा शेप है, सेल मेम्ब्रेन पे सरफेस पाया जाता है, हेप्टिकल होता है, 6 लूप होते हैं, 3 बाहर 3 अंदर, एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल बाहर है जिस पर रिसेप्टर होता है, एन टर्मिनल अंदर है जिसके साथ अल्फा बीटा गामा 3 यूनिट जुड़ी होती है, और जो अल्फा यूनिट है उसके साथ जीडीपी मॉलिक्यूल जुड़ा होता है सेल के अंदर।
और जैसे ही कोई रिसेप्टर, इस रिसेप्टर यहाँ पे भाई जो इसका बाहरी इंड है दोस्तों, इस बाहरी इंड में यहाँ पे ऐसे एक रिसेप्टर होता है, और जब इस रिसेप्टर से कोई ड्रग आके बाइंड करता है, जब ड्रग बाइंड नहीं किया है तो नॉर्मल केस में अल्फा बीटा गामा यूनिट जुड़ी हुई है, इसमें जीडीपी लगा हुआ। लेकिन जैसे ही ड्रग बाइंड होता है, ड्रग के बाइंड होते ही इसमें से करंट दौड़ना शुरू होता है, और सातों हेलिकल से करंट दौड़ते दौड़ते कहां आता है? अल्फा में। और जैसे ही अल्फा में पहुंचता है, ऑटोमेटिक जीडीपी यहां से निकल लेता है और यहां पे आके जुड़ता है एक नया मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं जीटीपी, और वो आके अल्फा से जुड़ जाता है। अल्फा से जुड़ता है, गामा बीटा अपने आप निकल के छोड़ देते हैं, अल्फा में जीटीपी लगता है और वहां से रिएक्शन शुरू हो जाता है। मोटा मोटा समझ जीपीसीआर कैसे काम करता है कि सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ड्रग नहीं बाइंड किया है तो अल्फा बीटा गामा यूनिट शांति से बैठे हैं, अल्फा के साथ लगे हैं जीडीपी भैया, वो भी शांति से बैठे। लेकिन जैसे ही कोई ड्रग, कोई एगोनिस्ट आके यहाँ पे बाइंड करता है, ऑटोमेटिक ये रिएक्शन करंट मूव करता है, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, अल्फा मॉलिक्यूल, वहां से जीडीपी निकलता है, जीडीपी जुड़ जाता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर वहां से रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब वो रिएक्शन 3 चरणों में होता है, 3 अलग अलग साइकिल में होता है, जिसे एडेनिल साइक्लेज कहते हैं, सीएमपी पाथवे कहते हैं, या IP3 डैग पाथवे कहते हैं। यानी इसके अंदर भी 3 तरीके से आगे के प्रोसेस होते हैं। ओवरऑल क्या होना है, अंतोगत्वा क्या होना है, समझ लो कि जैसे ही जीडीपी से जीडीपी जुड़ेगा, सारा ताम झाम होने के बाद, मेरे बच्चों इसको समझिए, सारा ताम झाम होने के बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर, उससे कैल्शियम निकलना शुरू होगा, और जब कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, सेल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, दवा अपना एक्शन देना शुरू करेगा। यानी कुल मिला के मोटा मोटा जीपीसीआर कैसे काम करता है कि जैसे ही कोई ड्रग बाइंड करता है, अल्फा यूनिट एक्टिवेट हुआ, यहां से जीडीपी निकला, जीडीपी जुड़ा, और फिर बीच में कई कार्यक्रम होते हैं, और उन सभी कार्यक्रमों के बाद आखिरी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर है वो एक्टिवेट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रांसियम रेटिकुलम, वो कैल्शियम रिलीज करता है और सेल में ड्रग अपना एक्शन करना शुरू करता है। अब इनके बीच में जो कार्यक्रम है वो भी कई प्रकार के, बड़ी अलग अलग घटनाएं हैं। कभी एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, कभी सीएमपी एक्टिवेट होता है, कभी IP3 एक्टिवेट होता है। तो इनके अंदर जो घटनाएं हैं वो कैसे हो रही हैं, उसके आधार पर भी इसको 3 भागों में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यानी जीपीसीआर की 3 प्रकार की पाथवे हैं। इन सबको मेरे ख्याल से एक मोटा मोटा आपने समझ लिया कि ये क्या होता है जीपीसीआर, दैट्स इट। अब जीपीसीआर अगर आपने समझ लिया तो चलते हैं अपने जीपैट में। पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी आपको ये समझानी नहीं है, मुझे जीपैट ओरिएंटेड बात करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाता हूं कि कैसे कैसे कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आते हैं अपने फिर से अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों, मूव करते हैं। मेरे ख्याल से आप जीपीसीआर को शॉर्ट में आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं जीपीसीआर से फिर से। तो जीपीसीआर को हम लोग दोस्तों 3 और नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के पॉइंट हिसाब से। और मैंने कहा कि जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूं ये जीपैट ओरिएंटेड है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स दे रहा हूं। इसे 3 नाम से जानते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, ये नाम बहुत कम लोग को पता है। सबको पता है कि इसको हेप्टा हेलिकल और सर्पेंटीन रिसेप्टर कहते हैं। हेप्टा मतलब 7, सर्पेंटीन मतलब भी 7, ये सबको पता है। लेकिन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं, ये नाम कम लोग जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं, जब भी कोई ड्रग इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। और जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और जब ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं तो उस समय जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर इनएक्टिव फॉर्म में है। यानी अल्फा, बीटा, गामा आपस जुड़े हैं और इस अल्फा, बीटा के साथ जीडीपी मॉलिक्यूल लगा है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही कोई ड्रग बाइंड किया, ये जीटीपी इस जीडीपी को रिप्लेस करेगा, अल्फा यूनिट जो है वो बीटा और गामा को छोड़ के अलग हो जाएगा और ऑटोमेटिक जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और काम करना शुरू करता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। आगे बात करते हैं, जब अल्फा यूनिट एक्टिवेट होता है तो 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं और 3 तरीके से अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो सकता है। मैंने कहा ना, एक सिंपल सी बात है कि जब एगोनिस्ट जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर से तो अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अल्फा यूनिट एक्टिवेट होने के भी 3 तरीके के चांसेस है। 3 तरीके से अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो सकता है। पहला तरीका है कि जी एडेनिल साइक्लेज, एक एंजाइम है एडेनिल साइक्लेज,
वो अगर या तो स्टिमुलेट हो जाए या तो इनहिबिट हो जाए, दोनों ही तरीके से जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा, अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा फास्फोलाइपेज सी, ये एंजाइम पाया जाता है, अगर वो फास्फोलाइपेज सी एंजाइम में किसी तरह का एक्टिवेशन आ जाए तो भी अल्फा यूनिट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और या तो जो आयन चैनल्स है उसके अंदर उसमें किसी तरह का स्टिमुलेशन आ जाए या इनहिबिशन आ जाए तो भी आपके अल्फा यूनिट जो है एक्टिवेट होते हैं। तो अल्फा यूनिट कैसे एक्टिवेट होते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि अल्फा यूनिट को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपके जीपैट के हिसाब से। थ्योरी होता तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते और तीनों पाथवे बता देते, काम खत्म। लेकिन जीपैट की बात कर रहे हैं तो बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो पहली बात करते हैं कि कैसे जीएस जीआई एडेनिल साइक्लेज जो है वो स्टिमुलेट होता है। जीएस का मतलब जीपीसीआर स्टिमुलेशन, जीआई का मतलब जीपीसीआर इनहिबिशन। जैसे ही कोई भी चेंज होता है, कोई ड्रग आके बाइंड करता है, सबसे पहले सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर CAMP का लेवल बढ़ जाता है, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट, जो CMP है उसका लेवल बढ़ जाता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब इसका लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो है ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, मैं पहली बात कर रहा हूं, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है CMP का लेवल। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा वहां पे सेल के अंदर फास्फोराइलेशन होगा, और फास्फोराइलेशन होगा तो अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। व्हाट इज द फास्फोराइलेशन? ATP का टूटना ADP में, ADP का टूटना AMP में, AMP का टूटना CAMP में। ठीक है, ये सभी प्रोसेस को फास्फोराइलेशन कहते हैं, फास्फेट बॉन्ड का टूटना। एग्जांपल देख लीजिए कि जब बीटा रिसेप्टर पे जब कोई ड्रग बाइंड करता है तो CAMP इंक्रीज हो जाता है, फिर भी जीपीसी आपका अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट है। और जैसे ही सोमेटोस्टेटिन बाइंड करता है ये CAMP का लेवल घटने लगता है, यानी कि CAMP का लेवल घटना और बढ़ना दोनों ही केस में अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होता है। अभी हम जीपीसीआर के सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अल्फा के एक्टिवेशन कैसे होता है। अल्फा का एक्टिवेशन सीख जाएंगे तो फिर तीनों प्रोसेस को समझेंगे। तो मैंने कहा कि सोमेटोस्टेटिन यानी कि दोनों केस की बात कर रहा हूं, CAMP के लेवल घटने या बढ़ने से अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बीटा रिसेप्टर से कोई ड्रग बाइंड करती है तो GCMP का लेवल बढ़ जाता है, सोमेटोस्टेटिन बाइंड करता है तो G प्रोटीन का लेवल, CMP का लेवल घट जाता है। दूसरा है कि फास्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा, ये एंजाइम जो होता है फास्फोलाइपेज, ये हमारे कहां पाया जाता है? साइटोसोल में। जैसे ही कोई ड्रग बाइंड करता है आपके जीपीसीआर रिसेप्टर पे तो एक साइकिल ये भी चलती है कि जो एंजाइम है फास्फोलाइपेज में एक्टिवेट होता है, वो IP3 को PIP3, IP3 को PIP2 को IP3 में कन्वर्ट करने लगता है और डैग में कन्वर्ट करने लगता है। IP3 डैग पाथवे आपने सुना होगा। इसके फिर वही क्या होगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। इसका एग्जांपल है अल्फा रिसेप्टर और वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर जो है वो भी जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर हैं, लेकिन ये कैसे काम करते हैं? ये फास्फोलाइपेज के एक्टिवेट होने पे काम करते हैं। वहां पर मैंने क्या बताया था, जो अल्फा आपके बीटा रिसेप्टर थे और सोमेटोस्टेटिन थे वो CAMP के हिसाब से काम है, दोनों जीपीसीआर रिसेप्टर, लेकिन वो CMP पाथवे द्वारा काम करते हैं। और तीसरा है इनहिबिशन ऑफ आयन चैनल। जैसे ही CMP, IP3 डैग ये सब एक्टिवेट होते हैं, ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर छोड़ते हैं। व्हाट इज द सेकेंडरी मैसेंजर? जैसे मैं अपने मुझे किसी भी आपको कोई मैसेज भेजना है, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, तो मैं डायरेक्ट आपसे कह दूंगा तो मैं प्राइमरी रिसीवर हुआ। मैं किसी और से कहूँ वो आपको जाके कहे तो वो जो दूसरा है वो सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, और वो किसी और से कहे फिर वो आप तक बात पहुंचे 3 चैनल के द्वारा तो वो टर्सरी है। तो ये जो आपके IP3 डैग CMP है ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी तो जीपीसीआर से हो गया। तो ये जब जिसको रिलीज करते हैं वो रिलीज करते हैं कैल्शियम को, तो कैल्शियम टर्सरी मैसेंजर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्सरी मैसेंजर जो है कैल्शियम होते हैं, ये एक्शंस में आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर, ये सब प्राइमरी मैसेंजर है, यानी जिसके द्वारा एक्शन शुरू होता है। जब इनके एक्टिवेट होने से कुछ और निकले जैसे कि CGMP, CAMP, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम, ये सभी सेकेंडरी मैसेंजर है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फॉर G प्रोटीन कपल्स रिसेप्टर विच आर द सेकेंडरी मैसेंजर, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, याद रखना CGMP, CAMP, नाइट्रस ऑक्साइड और कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर। कभी कभी कैल्शियम टर्सरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ शॉर्ट पॉइंट जान लेते हैं। जब आप जीपीसीआर रिसेप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसको आपको नाम जानना जरूरी है, जैसे कि GS क्या है, GI क्या है, GQ क्या है, G0 क्या है,
ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि साइकिल्स में कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है। जीएस क्या है? ये एक्टिवेट एंजाइम एडेनिल साइक्लेज। ये क्या करता है? जीएस अगर हम कहीं पे कहेंगे मतलब ये बात हो रही है एडेनिल साइक्लेज एंजाइम की। ये जैसे ही जीएस बाइंड होगा एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट करेगा। जीआई का मतलब है इनहिबिट। देखो जीएस का मतलब जीपीसीआर स्टिमुलेशन और जीआई का मतलब जीपीसीआर इनहिबिशन। और इनहिबिशन कब होता है? जब एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिशन होता है। तीसरा है जीक्यू। तो जीक्यू में है फास्फोलाइपेज फास्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट। यानी जब भी जीक्यू की बात होगी यानी वहां पे किसकी बात हो रही है? फास्फोलाइपेज एंजाइम फास्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट को एक्टिवेट कर रहा है। वहीं पे बात कर रहे हैं जो ड्रैग और IP3 है वो जब कन्वर्ट होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा। और G0 का मतलब क्या है कि नॉट वर्क इन एंजाइम दैट टू ओपन कैल्शियम चैनल। जब किसी बिना एंजाइम के काम के बिना किसी डायरेक्ट पोटेशियम चैनल ओपन होता है वहां G0 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंबल से याद करिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि कैसे जो आपका अलग अलग जो स्टेप्स हैं, मैंने कहा ना 3 पाथवे हैं, बेसिकली 2 पाथवे हमको पढ़ना है यहाँ पे, CMP पाथवे और IP3 ड्रैग पाथवे। कैसे? जैसे ही मैंने क्या बताया था अभी तक कि जैसे जीपीसीआर बाइंड करेगा अल्फा यूनिट एक्टिवेट होता है और अल्फा एक्टिवेट होने के बाद बीटा और गामा को छोड़ देता है, जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है जीडीपी में, को कन्वर्ट करता है जीटीपी में और फिर कुछ रिएक्शंस होती है। वो जो कुछ रिएक्शंस हैं वो 2 पाथवे में आपको बताने जा रहा हूँ, CAMP पाथवे और आपका IP3 ड्रैग पाथवे। तो एक है आपका जैक स्टैट पाथवे भी होता है, वो आगे है एंजाइम वाले में। तो जो CAMP पाथवे है ये कैसे काम करता है? बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया कि एक एंड होता है अमीनो एंड। पॉइंट वाइज समझा रहा हूं, पॉइंट वाइज समझिए फिर फिगर पे चलते हैं। एक एंड होता है अमीनो एंड जो कि आपके लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यानी जो जिसमें आपका बेसिकली रिसेप्टर बाइंड हो रहा है। और देखिए मैंने आपको वहां बताया था वो थोड़ा सा मिस है, याद रखिएगा पॉइंट। अमीन वाला साइड बाहर है और सी वाला साइड अंदर है। COH वाला साइड अंदर है उसे इंट्रासेलुलर रीजन कहते हैं और जो अमीनो वाला साइड बाहर है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कहते हैं। जनरली जैसे ही GDP से बाइंड करेगा कोई ड्रग अल्फा, जब अल्फा यूनिट पे एक्टिवेट होगा बाइंड करेगा तो GDP निकल जाएगा और आ जाएगा GTP। और जैसे ही GTP लगता है अल्फा यूनिट एक्टिवेट होता है, बीटा और गामा पुल से वहां से निकल जाते हैं। मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट प्रोसेस, अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स? अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स। अल्फा से क्या जुड़ गया? GTP। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये मूव करेगा, किधर जाएगा? मेम्ब्रेन की तरफ। मेम्ब्रेन की तरफ जाके वहां पे एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एडेनिल साइक्लेज एंजाइम काम क्या करता है? वो ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कहा ना CMP पाथवे, तो CAMP पाथवे में CMP अब आया। कैसे आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही GPCR रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, GTP लग गया, GDP निकल गया, तो अल्फा और GTP कॉम्प्लेक्स बना, ये मेम्ब्रेन की तरफ गए और उन्होंने एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। उस एडेनिल साइक्लेज एंजाइम ने क्या प्रोड्यूस किया? CAMP। तो अब ध्यान समझिएगा, जो एडेनिल साइक्लेज है वो प्राइमरी मैसेंजर है और जो CAMP है वो सेकेंडरी मैसेंजर। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीपैट के लिए कि एडेनिल साइक्लेज इज द प्राइमरी मैसेंजर और CAMP सेकेंडरी। और जैसे ही CAMP बनेगा ऑटोमेटिक फास्फोराइलेशन शुरू हो जाएगा। फास्फोराइलेशन मतलब फास्फेट ग्रुप का टूटना। और इसमें कौन एंजाइम काम करता है? इसमें काम करता है प्रोटीन काइनेज। काइनेज एंजाइम जहां भी आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि जहां भी फास्फेट का टूटना होता है, फास्फोरिक ग्रुप का टूटना होता है, फास्फोराइलेशन होता है, वहां पे ATP काइनेज एंजाइम काम करता है। अब जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम काम करेगा, फास्फोराइलेशन शुरू हो जाएगा, तो रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक यूनिट जो है CMP का वो क्या करेगा? रिस्पांस देना शुरू करेगा और वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। वहां पे प्रोटीन काइनेज A नहीं था, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हुआ और इसने तुरंत कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया। मैंने क्या कहा था कि आखिरी काम है कैल्शियम का निकलना। दोनों पाथवे का आखिरी लक्ष्य है कैल्शियम का निकलना। कैल्शियम चैनल ओपन होगा, SR जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो कैल्शियम को रिलीज करना शुरू करेगा। वो जो कैल्शियम है वो निकलेगा, रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा हार्ट के रिसेप्टर में, वहां पे तुरंत मायोसिन लाइट चेन काइनेज का एक्टिवेशन शुरू होगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान है कैसे काम करता है CMP। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर के जरिए, बहुत आसान तरीके से समझते हैं फिगर के जरिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे ही स्टेप 1 में ये जो आपका अमीन साइड है जिसपे यहाँ पे रिसेप्टर बना हुआ है, जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर पे दोस्तों, ठीक है, जैसे ही इस रिसेप्टर से कोई ड्रग आके यहाँ पे बाइंड करता है यहाँ पे, तो ये हेलिकल में करंट दौड़ता है पहले स्टेप में और यहाँ पे GTP जो है वो हट जाता है और GTP देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया? यहाँ पे GTP जुड़ गया।
जीटीपी जुड़ गया अल्फा से, और जैसे ही इस अल्फा से जीटीपी जुड़ा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये अब ये कॉम्प्लेक्स मूव करेगा, ये कॉम्प्लेक्स यहां से निकल जाएगा, इसको छोड़ देगा बीटा गामा को, और आगे की तरफ मूव कर किधर जाएगा, मेम्ब्रेन की तरफ। मेम्ब्रेन की तरफ जब जाएगा तो मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम है एडेनिल साइक्लेज, देखिए यहां पे लिखा है एसी एडेनिल साइक्लेज, ये जीटीपी और अल्फा यूनिट जाके एडेनिल साइक्लेज से जुड़ जाए। अब क्या होगा स्टेप 3 में, ये एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होके जो हमारे सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर एटीपी है उसको CAMP में कन्वर्ट करेगा। CAMP इज द सेकेंडरी मैसेंजर, ये वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जीपैट का पॉइंट है। तीसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप में आते हैं, जो CAMP का लेवल ऑटोमेटिक सेल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे CAMP का लेवल बढ़ने लगा, ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। ये प्रोटीन काइनेज देखिए पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, ये प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही इसमें एडेनिल साइक्लेज जुड़ने लगा ये एक्टिवेट हो गया। स्टेप 4 में एक्टिवेट होता है और अगले स्टेप में तुरंत फास्फोराइलेशन शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिक जब फास्फोराइलेशन शुरू होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रॉस एक्टिवेट होगा और कैल्शियम रिलीज करना शुरू होगा। ये पूरी की पूरी कहानी है CAMP पाथवे की। मेरे ख्याल से आप CAMP पाथवे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया। अब दूसरे पाथवे की बात करते हैं, IP3 डैग पाथवे। व्हाट इज द IP3 डैग पाथवे? ये भी कहानी कहां शुरू होती है, वही अल्फा यूनिट के बाद वाली। मैंने कहा सेम कहानी है, बाइंड करेगा, अल्फा यूनिट एक्टिवेट होगा, उसके बाद से पहला पाथवे था CAMP पाथवे, अब दूसरा पाथवे है IP3 डैग पाथवे। ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। सबसे पहले एक ड्रग है एक्टल एसिटिलकोलिन, इस नेचर का हो, वो लिगेंड साइड से बाइंड करेगा, लिगेंड साइड से मतलब अपने उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा जीटीपी अल्फा यूनिट से जुड़ जाएगा, जीटीपी जुड़ेगा, मैंने कहा ना यहां तक स्टेप कॉमन है कि जीटीपी जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्या करेगा, ये फास्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ध्यान से समझना, CAMP पाथवे में एडेनिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था। एडेनिल साइक्लेज इज द प्राइमरी मैसेंजर फॉर CAMP पाथवे। याद रखिए ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, ये जीपैट का क्वेश्चन है कि एडेनिल साइक्लेज इज द प्राइमरी मैसेंजर फॉर CAMP पाथवे, और फास्फोलाइपेज C एंजाइम इज द मैसेंजर फॉर IP3 डैग पाथवे। इस बार में क्या हो रहा है, एडेनिल साइक्लेज नहीं बल्कि फास्फोलाइपेज C एंजाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही एक्टिवेट होता है, जैसे वहां पे CAMP बनने लगा था ATP से, यहाँ पे PIP2 और IP3 स्टिमुलेट होने लगेगा। और ये जो IP3 रिसेप्टर है कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही बाइंड करा ये ऑटोमेटिक क्या रिलीज होने लगा, यहाँ पे आपका ये IP3, और ये IP3 देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के सरफेस पे जाके बाइंड करेगा। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड करेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो कैल्शियम निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से काम करते हैं, वहीं पे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। समझ आ गया व्हाट इज IP3 डैग पाथवे? बहुत सिंपल है, बस याद करने वाली चीजें क्या है, CAMP पाथवे में जीपैट का क्वेश्चन क्या है, एंजाइम जो एक्टिवेट है वो एडेनिल साइक्लेज है, सेल के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसमें जो एंजाइम है वो कौन सा है, फास्फोलाइपेज C। उसमें सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो CAMP है, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर जो है IP3 है, PIP2 और IP3। चलिए ये हमने दोस्तों पूरा का पूरा समझ लिया GPCR रिसेप्टर क्या होता है। मेरे ख्याल से GPCR रिसेप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते, अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैट स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैट के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैट 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैट स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से